नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एनटीए नेट जो कि 9 अक्टूबर 2020 को जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा पेपर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि किसी भी अभी टीचर के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वो बस आपको एक थोड़ा सा विश्लेषण कर सकता है, एनालिसिस कर सकता है। सटीक ना ही आपके पास हमारे पास ऑप्शन है, ना ही हमारे पास अभी क्वेश्चन के पैटर्न है जिससे हम पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ना ही किसी ने इतने अच्छे से मेमोराइज़ किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर भी मोटा मोटा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उसको 3 हिस्सों में बांटता हूँ, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका कह सकते हो कि आपका इसमें 20% काफ़ी ज़्यादा जो मोस्टली एवरेज जो हमें बताया गया था बीएड के दौरान मुझे भी, जो कि नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं अक्सर जो 20% काफ़ी हार्ड क्वेश्चन होते हैं, 20% बहुत इजी होते हैं, और बाकी जो 60% होता है वो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, यानी मीडियम किस्म के होते हैं। तो वैसे ही मैंने 3 हिस्सों में बांटा है कि जो बहुत हार्ड और बहुत ईजी क्वेश्चन, इतना भी इजी नहीं लेकिन बाकी दोनों जो कैटेगरी है उससे काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो उसी कैटेगरी के अनुसार हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में से डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा इजी या डायरेक्ट क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और थोड़ा सा मीडियम, थोड़ा सा ये भी हार्ड ही रहते हैं। तो वैसे पेपर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है कि कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एनटीए का जो नेट है, जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है काफ़ी इजी रहता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत इजी पेपर था, कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत डिफ़िकल्ट था। तो ये डिपेंड करता है बच्चों ने कैसी अपनी शिक्षा प्राप्त करी है, उनका माध्यम क्या रहा है, और उनका जो बैकग्राउंड रहा है, पेपर 1 को किस तरीके से हैंडल करते हैं। मोस्टली मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों की पॉलिटिकल साइंस अच्छी होती है। मेरा भी यही प्रॉब्लम थी कि मेरा बहुत सारे बच्चों की पॉलिटिकल साइंस अच्छी होती है, लेकिन पेपर 1 जो होता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पेपर 1 की वजह से बहुत सारे बच्चों का हर साल जीआरएफ या नेट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसमें वही क्वालिफाई कर पाते हैं जो कि जिनका थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में थोड़ी कमांड होती है, क्योंकि बाकी चीज़ तो लोग एवरेज कर ही लेते हैं। ठीक है, ये मेरा अपना अनुभव है, और आपको अगर लगता है कि आपका भी यही अनुभव है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। तो यहाँ पर जैसे कि पहले बात करते हैं थोड़ा इजी क्वेश्चन की। जैसे कि हमें पता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। जुडिशियल एक्टिविज्म यानी मैं हिंदी में भी बताऊँगा, जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब न्याय सक्रियता। न्याय सक्रियता का मतलब क्या है, जब न्यायालय जो है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे न्याय पुनरावलोकन नहीं है जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, वो आर्टिकल 13 में है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो 21 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी 21 किससे रिलेटेड है, जीवन का अधिकार। यानी जब भी हमारे जीवन का अधिकार का खतरा होगा तो जो न्यायालय है वो जिससे जो भी उससे कंसर्न अथॉरिटी है उसको वो एक तरह से डांट लगा सकता है, फटकार लगा सकता है। फॉर एग्जांपल 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पहले हॉस्पिटल में लोग भर्ती नहीं करते थे, काफ़ी कागजी कार्रवाई करते थे तो लोगों की जान चली जाती थी। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पहले जो है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पहले जो भी है पहले उसका इलाज किया जाएगा, बाद में फॉर्मेलिटीज़ किया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से प्रदूषण है, प्रदूषण से लोगों की जो जाने जाती है या प्रदूषण से लोगों को बीमारी हो सकती है, उनसे जान का खतरा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो प्रदूषण है उसको कम किया जाए, जिसके अकॉर्डिंग दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा देखोगे आप सीएनजी वगैरह चलाई गई थी। तो ये जब भी हमारे जीवन पर खतरा होगा तो जुडिशियल वो है एक्टिविज्म हो जाएगी। जुडिशियल क्यों एक्टिविज्म भी है, क्योंकि जो है जो आपका लेजिस्लेचर है वो सही तरीके से कानून का, या जो पानी है, इलाज है या रोज़गार है, अगर वैसी चीज़ें अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है और लोगों के जो जीवन से खिलवाड़ होता है, तो वैसी स्थिति में जो है जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है। यानी जुडिशियल जो है वो काफ़ी सक्रिय हो जाता है और लोगों की जान की रक्षा के लिए वो इस अधिकार का प्रयोग करता है। इसी तरीके से फिर आर्टिकल 19 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आर्टिकल 19 यानी अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग जो है स्वतंत्रता में किस प्रकार का जो हमारा ऑर्डर दिया गया है, पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फिर उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता, उसके बाद एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी जगह में भारतीय क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, उसके बाद जो है आपका कोई भी रोजगार जो यानी कोई भी व्यवसाय प्रोफेशनल चूज करने की यानी चुनने की आज़ादी। तो यानी ये जो ऑर्डर था काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। इसका सही आंसर था पंचायती राज का जो है वो अपोज करा था, तो बी आर अम्बेडकर इसका आंसर होगा। फिर अगनसुता यानी जो किससे रिलेटेड है, तो बुद्धिज़्म से है, यानी इससे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा किसने दी थी, ठीक है, तो सावरकर इसका राइट आंसर होगा। फिर है जो पेरियार थे, यानी वो पेरियार किस पार्टी से शुरुआत में जुड़े थे, तो आईएनसी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, और भी और जो अनरिटन क्वेश्चन है वो अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी अलिखित संविधान किस देश से है, तो
अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन है, हमें पता है, सबको नॉर्मली सबको पता है कि ब्रिटेन रहता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं था। इसमें स्पेन था, फ्रांस था, न्यूजीलैंड था और ऑस्ट्रेलिया शायद एक और देश था शायद। तो मोस्टली जो है हम न्यूजीलैंड के बारे में कम पढ़ते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, लेकिन इसमें पूछ लिया गया था। जाहिर सी बात है कुछ ईजी भी नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी इसका न्यूजीलैंड आंसर था। फिर प्रेसिडेंट का जो है वो ऑर्डर पूछा गया था, जैसे वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, इनका ऑर्डर था शायद, और वो सन के अकॉर्डिंग था। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने इस ऑर्डर में लगा दिया होगा उनका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जो बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो 20% था वो तो ईजी था, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया होगा। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आए थे बुक से रिलेटेड, तो वो थोड़े इजी क्वेश्चन थे। जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड। यानी स्टेटमेंट मतलब क्या है, यानी जो भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं और 4 स्टेटमेंट होते हैं उसमें से चूज़ करना होता है या उनको ऑर्डर में बिठाना होता है, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट था। और ऑप्शन भी ये इतने ज़्यादा क्लोज थे जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज होता है फॉर एग्जांपल, और काफ़ी ट्रिकी भी होते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, खासकर ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, जिसमें सबको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे हमें पता है कि सबसे पहले अगर इस ऑर्डर में दिया था पंचशील, हमें सबको पता है कि पंचशील 1954 में हुआ था, चाइना से रिलेटेड है, ठीक है। 1954 में इंडियन सोवियत फ्रेंडशिप है, उसके बाद गुजरात डॉक्ट्राइन है, ठीक है। इसमें फिर शिमला एकॉर्ड है और गुजरात डॉक्ट्राइन है, ठीक है। अब लुक ईस्ट पॉलिसी भी इसी के अंदर दिया गया था। इसमें 4-5 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें सबको पता है कि सबसे पहले जो आता है वो पंचशील आता है, लेकिन इसमें जो शिमला समझौता है ये उसमें एकॉर्ड लिखा था, इसमें एग्रीमेंट नहीं लिखा था। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, जिसमें अगर बच्चे इसमें अगर सबसे पहले पंचशील लगाते तो पंचशील के बाद हमें सबसे 2 ऑप्शन हमारे पास आए थे। सबसे लास्ट में गुजरात डॉक्ट्राइन, ये हमें पता है 1998 में, और ये हमें पता है कि लगभग हमारा जो है वो ये हमें पता है पंचशील जो है 1954 में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या हो रही थी कि इससे मैच नहीं होता, यानी जो उसमें ऑर्डर दिए गए थे वो, यानी अगर इसको हम फर्स्ट ए पे लगाते तो हमें इसको डी पे लगाना था, लेकिन इससे अगर इसको पहले ले लेते तो लास्ट में ये आ ही नहीं रहता। समझ में ना कितना ट्रिकी था, यानी ऑप्शन में ये लास्ट में आ ही नहीं रहता, यानी लास्ट में कोई और ऑप्शन आ रहा था। तो इस तरीके से ट्रिकी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन जो दिक्कत ये थी कि शिमला एकॉर्ड 2 थे, ध्यान रखिएगा, शिमला एग्रीमेंट और शिमला एकॉर्ड 2 अलग अलग चीज़ें हैं, यही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अगर शिमला एकॉर्ड जो मैं सही समझ रहा हूँ ये 1914 वाला है, जो कि चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर लेह और लद्दाख में जो भी हाल का इशू चल रहा है, अगर वहाँ से रिलेटेड है, जिसमें मैकमोहन लाइन अभी इसमें नहीं बनाई गई थी, तो ये 1914 में जो लेह लद्दाख का जो बॉर्डर है, तिब्बत का जो बॉर्डर है, इसका जो इशू था वो 1914 में शिमला एकॉर्ड में हुआ था। अगर ये वाला एकॉर्ड है तो जाहिर सी बात है ये ऑर्डर पहले आएगा, शिमला एकॉर्ड पहले आएगा, नहीं शिमला एग्रीमेंट जिन्होंने लगाया है ये समझ कर कि शिमला एग्रीमेंट जो है वो बीच में आएगा, कहीं ना कहीं पंचशील के बाद आएगा, तो वो गलत है। तो ये इस तरह का काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। राइट, अगर शिमला एग्रीमेंट होता तो शायद बिल्कुल ऑर्डर तो बैठ ही नहीं रहता। दिक्कत ये थी कि इसमें ऑर्डर बैठ ही नहीं रहता। अगर हम शिमला एग्रीमेंट को अगर हम बीच में लगाते हैं तो उसको ऑर्डर बैठ ही नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है ये शिमला एकॉर्ड ये पहले होगा, बाकी उसके बाद फिर पंचशील होगा, उसके बाद फिर ये आपका इंडियन सोवियत है, उसके बाद फिर आपका गुजरात डॉक्ट्राइन है, और इसके बीच में जो है 1991 में जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत करी थी, इनिशिएट करा था, तो ये बीच में आ सकता है, उसके बाद गुजरात डॉक्ट्राइन आएगा। तो इस तरीके से काफ़ी ये ट्रिकी क्वेश्चन था। इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस तरीके से इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन थे जो कि स्टेटमेंट वाइज थे। इसमें स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये इसमें अगर आपका एक भी स्टेटमेंट, जाहिर सी बात है इतने सारे स्टेटमेंट होते हैं कि अगर आपका इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि उसमें ऐसे आपने एक भी अगर कॉन्सेप्ट मिस कराए तो जाहिर सी बात है ये आपका मैच नहीं कर पाता है, और कई बार मैचिंग भी इतनी डिफिकल्ट होती है जो काफ़ी डिफिकल्ट या कन्फ्यूजिंग होती है। इस तरीके से पंडित रमाबाई का एनालिसिस दे रखा था कि वो अपर कास्ट की महिला थी, वो क्रिश्चियनिटीज़ के अगेंस्ट में थी, एक दो कोई ऑप्शन और दे रखे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि हमें 2-3 चीज़ें तो पता है कि शायद हो सकता है वो अपर कास्ट से, उन्होंने महिला उद्धार के लिए काम किया है काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए भी काम किया है ज़्यादा, ठीक है। बट वो क्रिश्चियनिटीज़ के अगेंस्ट में थी या नहीं थी, ये हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। फिर इसी तरीके से जो है आर्य समाज को भी यही क्वेश्चन था कि क्या उन्होंने वुमेन्स के लिए कोई कार्य किए हैं नहीं किए, मतलब स्टेटमेंट वाइज पे क्वेश्चन था।
क्रीत वर्ल्ड्स के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें वो कई बार बताते हैं, जिसमें वो नव यथार्थवाद के बारे में बताते हैं, और इसमें ये ऑप्शन था कि जो दो ध्रुवीयता जो है उसके फेवर में क्या बात करते हैं क्रीत वर्ल्ड्स, उसके बारे में बताते हैं कि कैसे जो दो ध्रुवीय है वो विश्व में संतुलन लेके आता है और ये अच्छी चीज़ है और ये अनार्की को रोकता है। उनकी इस प्रकार की कॉन्सेप्ट है और उसी के बेस में 3-4 क्वेश्चन थे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो शायद ये वाला स्टेटमेंट बन सकता है। इस तरीके से जो है बर्नी का क्वेश्चन दे रखा था, बर्नी के में भी 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे। उन्होंने प्रजा के बारे में क्या कहा है, जाहिर सी बात सारे ऑप्शन में प्रजा के बारे में दिया गया था, तो ये बहुत डिफिकल्ट था कि इतने सारी चीज़ों में से बिल्कुल सही स्टेटमेंट को पता लगाना। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, एस्टिमेट कमेटी, इसका जो ऑर्डर था ये भी लगाना था। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाइज टाइप, ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसमें अक्सर बच्चों का गलती होता है, ठीक है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। इसको जितना जिन्होंने ज़्यादा पढ़ी होगी ही, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करी होगी, बहुत डेप्थ में स्टडी करी होगी, कॉन्सेप्ट को जितना क्लियर तरीके से स्टडी करी होगी, जितना ऑर्डर वाइज उन्होंने स्टडी करी होगी, सारी चीज़ों को जितना ऑर्डर करा होगा उन्होंने, तो वैसे चीज़ों का यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो वैसी परिस्थितियों में बच्चों का ये इस प्रकार का जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सही होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है थोड़ा मीडियम टाइप का जो कह सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आए थे, जैसे इसके अंदर आपका जो जेपी ने कौन कौन सी पार्टी फॉर्म करी थी इसके बारे में दे रखा था, समाजवादी पार्टी के रिगार्डिंग में थी सारी की सारी क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा बुक मैचिंग थी, जैसे फ्रेंच फेनॉन की थी रेस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। इससे पहले जो पिछली बार में जो आया था, जिस तरीके से इससे पहले भी जो है वो उनकी बुक के वाइट मास्क के ऊपर जो बुक है उनके ऊपर आया था। फिर इसी तरीके से स्टेट इज नेसेसरी एविल, यानी जो राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। इसके बारे में जो है किसने कहा है, जैसे जेएस मिल है, जर्मी बेंथम है या थॉमस पाइन है। तो इसका जो मोस्टली जो आंसर है वो आपका थॉमस पाइन आ रहा है। इस तरीके से एक कोटेशन आया था, जो एरिस्टोटल का जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो का जो है दूसरा बेस्ट है, यानी एरिस्टोटल आइडियल स्टेट इज ऑलवेज प्लेटोज सेकेंड बेस्ट, यानी अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो सदा जो है प्लेटो का जो है वो दूसरा बेस्ट राज्य होता है। इस तरीके से कोटेशन था। ये कोटेशन किसने कहा है, जाहिर सी बात है इसमें सेबाइन था, बार्कर थे। इसका जो राइट आंसर है वो बार्कर हो सकता है। अब है यहाँ पर वो अडेप्टेड द हंस जे मॉर्गेन्थियो 6 प्रिंसिपल इन फेमिनिज्म, यानी हंस जे मॉर्गेन्थियो की जो 6 प्रिंसिपल हैं यथार्थवाद से रिलेटेड, तो उसको फेमिनिज्म में किसने उतारा है, उस महिला का नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन था यहाँ पे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के जो बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, उनके जो बुक्स हैं उनकी थीम क्या क्या थे, उनके ऊपर क्वेश्चन आया था। फिर पावर ऑफ राज्यसभा के बारे में आया था, ये काफ़ी थोड़ा इजी भी था, ट्रिकी भी था। तो राज्यसभा का जो पावर है वो राज्यों को जो है वो सीमा निर्धारित कर सकती है, इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आया था। और फेडरलिज्म यानी जो संघात्मक शासन है, संघात्मक शासन में कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर के ऊपर क्वेश्चन आया था, यानी इसका मतलब होता है कि भारत में कमिंग टुगेदर का और होल्डिंग टुगेदर का मतलब ये है कि भारत में जो है व्यवस्था यानी सबके साथ सामान लेकर चलने की व्यवस्था है, जैसे अमेरिका में है सभी राज्य एक समान चलते हैं वैसी व्यवस्था है, या भारत में संघ एक काफ़ी प्रभुशाली रहता है और राज्य जो है उसके अंडर में रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति में हमारा संघात्मक आता है, तो जाहिर सी बात है हमारा संघात्मक जो है वो होल्डिंग टुगेदर में, यानी हमने सबको पकड़ के रखा है, हम सबके समान साथ में नहीं चलते हैं, हमने सबको पकड़ के रखा है। तो होल्डिंग टुगेदर का जो कॉन्सेप्ट है वो फेडरलिज्म में आता है। तो इस प्रकार के ये जो थे थोड़े से मीडियम टाइप के क्वेश्चन थे, और इस प्रकार के ये जो क्वेश्चन थे काफ़ी जो स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, और जो फैक्चुअल वाइज होते हैं, जो सीधा डायरेक्ट होते हैं, वो काफ़ी इजी होते हैं। तो मोस्टली 20% ईजी, 20% आपका काफ़ी हार्ड, 20% काफ़ी हार्ड, और बाकी जो रहते हैं आपके काफ़ी मीडियम क्वेश्चंस रहते हैं आपके, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कई जो बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि अब डे बाय डे जो है, जो ईयर वाइज ईयर जो है एनटीए जो है काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी कम ले रहा है वो, और खासकर पेपर 1 भी और डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो इस परिस्थितियों में हमें क्या करना होगा, इस परिस्थिति में आपको अपने जो बुक्स हैं, कुछ आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए, बच्चों के लिए एक छोटी सलाह है कि आपको थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश का मटेरियल पढ़ना होगा, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ दोस्त,
और मैंने भी थोड़े बहुत हिंदी से इंग्लिश, आपको जब भी थोड़ा बहुत आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो कई चीज़ें आपको हिंदी की बुक्स में जो है वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि डे बाय डे इनका जो लेवल है वो हार्ड होता जा रहा है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट जो चीज़ें हैं वो पूछ रहे हैं। तो ऐसे में आपको अभी मार्केट में ऐसी बुक्स नहीं आई है जैसे ओपी गाबा सब कहाँ पूछ रहे हैं क्वेश्चन यार, ये 2012 में 13 में 14 में पूछा करते थे। अब ओपी गाबा से या जो हिंदी मीडियम की जो बुक्स हैं इतनी ज़्यादा पूछ नहीं रहे हैं और कुछ नई चीज़ें पूछ रहे हैं वो, जैसे फ्रेंड्स फेनोन की चीज़ें आ गई हैं। खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है, तो और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में काफ़ी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और जो आपका थॉट है उसमें डिफ़िकल्टीज आती है। हालांकि बुक्स उपलब्ध हैं और ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपका हिंदी मीडियम से भी नेट और जेआरएफ निकलते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आई होगी आपको। बाकी जो अब आपके आंसर की जब आएगी तो हम उसमें और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, उसमें और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो इस समय का जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है ये समझ में आया होगा। जब तक के लिए धन्यवाद, और अपने कमेंट और जो आपके सुझाव हैं वो लिखिए। धन्यवाद।